हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर 2 जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ पहला हमारा टॉपिक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल वाज द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट दूसरा जो ब्रिटिश रूल का इंडिया में रहा वो ये था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बनने लगी। ब्रिटिश इंटरप्रेन्योर्स, जो ब्रिटिशर्स बिजनेसमैन थे, वो उन्होंने किसका यूज़ किया इंडस्ट्री को सेटअप करने में? चीप लेबर सप्लाई का। इंडिया में लेबर्स मतलब वैसे ही इंडिया हमेशा से काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन वाला कंट्री रहा है, तो उस टाइम पे काफ़ी सस्ते दामों पे इंडिया से मज़दूर मिल जाया करते थे, तो इंडिया से लेबर्स का यूज़ कर लेते थे वो। और रॉ मटेरियल्स भी इंडिया से काफ़ी यूज़ करते थे, जैसे जूट और कॉटन मिल्स को इस्टेब्लिश करने में। दे मेड इंडस्ट्रीज़ डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। उन्होंने ऐसी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की जो कि ज़्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट हुआ करती थी, तो उस टाइम पे उन्होंने ये सारी चीज़ें भी की। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और भी सेटअप की, जैसे जूट प्रोडक्ट की इंडस्ट्री, शुगर, टी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन के कपड़ों की इंडस्ट्री। ये सारी इंडस्ट्री ब्रिटिश ओन्ड इंडस्ट्रीज़ थी, लेकिन ब्रिटिश ओन्ड होने के बाद भी इसने इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफ़ी हेल्प की, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया का इंडस्ट्री की तरफ मूव कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट था अपने स्टैंड पे, क्योंकि उस टाइम पे हम कॉलोनी थे, तो उससे हेल्प मिली। द फर्स्ट जूट मिल ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन रिशरा नियर कलकत्ता इन 1855। ये सब फैक्चुअल डिटेल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, जो आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं। तो पहली जूट मिल इंडिया की कहाँ कब इस्टेब्लिश हुई? 1855 में इस्टेब्लिश हुई, रिशरा के पास, जो कि कलकत्ता के पास है। तो ग्रेजुअली लार्ज नंबर ऑफ, बहुत धीरे धीरे फिर बहुत सारे जूट मिल ऐसे इस्टेब्लिश होने लगते हैं। और हुगली रिवर के पास बंगाल में जो था, उधर भी जूट मिल इस्टेब्लिश होता है। इंडिया का काफ़ी अच्छा पोजीशन बन गया था दुनिया में, जूट को लेके ट्रेड अच्छा होता था। फॉरेन कैपिटल भी इन्वेस्ट होते थे इंडिया में, जिसके वजह से टी, कोल एंड आयरन इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ देखने को मिला। पारसी कम्युनिटी, वेस्टर्न इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, उधर पे एक कम्युनिटी काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले कर रही थी, पारसी कम्युनिटी, जो कि कॉटन मिल को इस्टेब्लिश करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे थे। वो लीड कर रहे थे कॉटन मिल्स के इस्टेब्लिशमेंट को। सर खवासजी जहांगीर ने पहली बार फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया का बनाया बॉम्बे में 1850 में, तो ये भी एक फैक्ट है, याद रखना है आपको। नियरली 150 कॉटन मिल्स को बनाया गया बॉम्बे और गुजरात में, लगभग 150 कॉटन मिल्स को इस्टेब्लिश किया गया। रेलवे को भी एक्सपेंड किया जाता है, जिससे कोल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्प हो सके। टी इंडस्ट्री भी काफ़ी फ्लरिश होता है। टी प्लांटर्स जो थे उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया बंगाल में और असम में चाय की इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में। लेकिन इतना सब स्टैब्लिशमेंट के बाद भी जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट था, वहाँ पे यूरोपियंस जो थे वो फेल हो जाते हैं ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप करने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देते हैं, विरोध करते हैं पारसी, गुजराती और भी जो कैपिटलिस्ट कम्युनिटी के लोग थे। ये सब कम्युनिटी के लोग वहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात में, और गुजराती लोग, ये सब लोग उनकी ब्रिटिशर्स की मोनोपोली के ख़िलाफ़ काफ़ी स्ट्रांगली रेजिस्ट करते, ओपोज करते हैं। और पारसी कम्युनिटी ऑफ बॉम्बे हैड एक्यूमुलेटेड वास्ट कैपिटल बाय देयर ट्रेड विद चाइना एंड ईस्ट एशिया विच दे हैड इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्री। पारसी कम्युनिटी बॉम्बे में जो थी, एक पारसी कम्युनिटी के लोग, वो लोग ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था चाइना में, ईस्ट एशिया में, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा कर लिया था। तो इस कम्युनिटी के लोग काफ़ी इलाइट ग्रुप में आया करते थे, तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि ब्रिटिशर्स की मोनोपोली ना हो सके वेस्टर्न इंडिया में। ड्यू टू पॉलिटिकल प्रीडोमिनेंस ऑफ मराठा इन वेस्टर्न इंडिया, ब्रिटिश मर्चेंट फेल टू पेनिट्रेट इन वेस्ट इंडियन मार्केट। वेस्ट इंडियन मार्केट में ब्रिटिश के व्यापारी नहीं जा पाते हैं, ज़्यादा वहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंस था मराठा का, वो काफ़ी पावरफुल थे वहाँ पे। कंपैरेटिवली बंगाल वाज ओपन टू ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्री मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड। लेकिन उसके कंपैरिजन में बंगाल जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी फ्री, वहाँ पे वो पेनिट्रेट कर सकते थे। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने के लिए जा सकती थी। नेटिव स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया विच एग्जिस्टेड इवन आफ्टर द फॉल ऑफ मराठा इन 1880 रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स, मर्चेंट एंड फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। अब जो वेस्टर्न इंडिया के जो कुछ नेटिव स्टेट्स थे, मतलब हमेशा से नेटिव स्टेट्स जो इंडिया का ही पार्ट हो हमेशा से, तो वो सब स्टेट्स ने मराठास के चले जाने के बाद भी, उनका रूल ख़त्म हो जाने के बाद भी
ब्रिटिशर्स के गुड्स को, उनकी चीज़ों को, उनके व्यापारियों को अपने एरिया में आने से रोक दिया, नहीं आने दिया। तो इससे डोमिनेंस को बचाया गया, ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस को वहाँ पे। बिफोर द बिल्डिंग ऑफ रेलवेज़ इन द रीजन देयर वाज नो सूटेबल ट्रांसपोर्ट। और पहले जब अच्छा रेलवेज़ नहीं बना था तो बॉम्बे में और उनके इंटीरियर पार्ट्स में, अंदर के रीजन्स में जो था ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था ट्रेड करने के लिए। तो इस वजह से भी ट्रेड वहाँ पे ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो पाया, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल। देयर वाज नो सप्लाई एंड चीप अग्रेरियन रॉ मटेरियल्स लाइक टी, जूट, कोल इन वेस्टर्न इंडिया विच द ब्रिटिश कुड कैप्चर। ईस्ट इंडिया में तो रॉ मटेरियल बहुत सारे थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने कैप्चर कर लिया आसानी से ईस्ट इंडिया के ट्रेड को। लेकिन वेस्टर्न इंडिया में रॉ मटेरियल जैसे चाय, जूट, कोल, ये सारी चीज़ें नहीं थी, सप्लाई नहीं थे, चीप मतलब सस्ते रॉ मटेरियल नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम हुई। द वेस्ट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स इम्पोर्टेड मशीन्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड स्टार्टेड लार्ज नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन सप्लाई कॉटन फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। तो वेस्ट इंडिया के जो बिजनेसमैन होते थे, एंटरप्रेन्योर्स होते थे, वो इंग्लैंड से मशीन को इंपोर्ट कर लिए थे उस टाइम पे, और उन्होंने कॉटन इंडस्ट्री सेटअप कर दी खुद ही से महाराष्ट्र और गुजरात में, बिना ब्रिटिशर्स के हेल्प के। तो ये सारी कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ब्रिटिश वहाँ पे अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। आफ्टर द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1905 इंडियन मिल ओनर्स ऑफ बॉम्बे, ओके, तो जो बॉम्बे के इंडियन मिल के ओनर्स हुआ करते थे और अहमदाबाद के जो बिजनेसमैन हुआ करते थे, उन्होंने फ़ाइन क्वालिटी के कपड़े, यार्न के धागे, ये सब बनाना शुरू कर दिया स्वदेशी मूवमेंट के बाद। क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट में यही था ना कि इंडिया में ही जो प्रोड्यूस होंगे, हमारे देश का बने हुए प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें अहमदाबाद, बॉम्बे में स्टार्ट होती हैं। गवर्नमेंट जब उनको रोकने की कोशिश करती है तो मिल ओनर्स नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ में। तो इन सब रीज़न्स के वजह से और इतने प्रोटेस्ट के वजह से ब्रिटिशर्स वेस्ट इंडिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं अच्छे से। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़। अब मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होता है तो उसका देश की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? काफ़ी इंडियन सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा। इंडियन सोसाइटी दो लोगों में बटी हुई थी, लैंडलॉर्ड जो बहुत अमीर हुआ करते थे और पीजेंट्स जो किसान हुआ करते थे पहले के टाइम पे। लेकिन जब अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम आया तो बहुत सारे इंटरमीडियरी ग्रुप भी सोसाइटी में इमर्ज होते हैं। इंटरमीडियरी ग्रुप मतलब पाटनीदार, दर पटनीदार, जोटेदार्स, जो हमने पहले पढ़ा था, ज़मींदार्स, ठीक, जो बिचौलिए का काम करते थे। विद द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री देयर ग्रू इनटू न्यू क्लासेस। लेकिन फिर बाद में और भी कुछ नए क्लास के लोग दिखते हैं, कैपिटलिस्ट ग्रुप एंड वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट ग्रुप के लोग कौन होते थे? जो अमीर होते थे, जो बिजनेसमैन ग्रुप होते थे, काफ़ी रिच लोगों को कैपिटलिस्ट ग्रुप में रखा जाता था। और वर्किंग क्लास जो लेबर्स होते थे या पुअर सेक्शन से बिलोंग करते थे। वो दो पार्ट में सोसाइटी बट गई, दो क्लासेस में, कैपिटलिस्ट एंड वर्किंग क्लास। तो ये चेंज था। विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री दैट डेवलप न्यू टाउन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती है, नए नए शहरों का भी विकास होता है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स देखने को मिलते हैं। अर्बन एक्सपेंशन बढ़ जाए, मतलब जो अर्बन एरियाज़ थे, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग गांव से फिर जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए शहर जाने लगते थे, तो इसलिए। और अर्बन सेंटर, हाँ, वही बातें हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग गांव छोड़ के ज़्यादा इकट्ठा कहाँ पे होने लगे? शहर में, जिसकी वजह से शहर की आबादी बढ़ गई। ग्रेजुअल अर्बनाइजेशन, इन्फ्लक्स ऑफ रूरल पीपल इन एरिया। अब जब ज़्यादा लोग अर्बनाइजेशन होने लगा, ज़्यादा लोग शहरों में जाने लगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी शहरों में। उतनी ज़्यादा आबादी को कैसे सैनिटेशन प्रोवाइड किया जाए, हाउसिंग दी जाए एंड वाटर सप्लाई दी जाए। और स्लम्स काफ़ी डेवलप होने लगे। स्लम्स मतलब जब लोगों को घर नहीं मिलता था तो झोपड़ी ओपड़ी बना के वहाँ पे अर्बन्स में रहने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। जैसे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बनती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो इंडिया का जो वेल्थ था, इंडिया का जो पैसा था, वो ड्रेन होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। क्योंकि इंडिया की चीज़ें बना के वो फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंडिया से रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स ले जाया करते थे, अपने यहाँ पे बेचते थे। इंडिया को एज अ मार्केट ट्रीट किया करते थे। इंडिया का हैंडीक्राफ्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और इंडिया को पॉवर्टी फेस करनी पड़ी, गरीबी। बिल्डिंग ऑफ रेलवे एडेड टू इंडिया माइजरी इन अदर वे। रेलवे के बनने की वजह से भी इंडिया को काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि रेलवे बनाने में बहुत खर्च हुआ था, जो कि वो ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों से ही टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट कर लिए थे, कंपनसेट कर लिए थे।
और गवर्नमेंट ऑल्सो निगलेक्टेड स्पेंडिंग ऑन इरीगेशन, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, खेती, तो इरीगेशन जो था वो भी ज़रूरी था, खेतों में पानी पहुंचाना, लेकिन सरकार ने उस पर भी खर्च नहीं किया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। ग्रेट इंडियन नेशनल लीडर दादा भाई नौरोजी एक्सपोज द नेचर ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। अब दादा भाई नौरोजी ग्रेट इंडियन लीडर जो थे, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने इंडिया की गरीबी को, जो इंडिया पे अत्याचार हो रहा था, इंडिया के पैसे को, वेल्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे अंग्रेज़, उनको अपनी बुक में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया करके एक बुक में ये सारी बातें उन्होंने लिखी। फिर रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी बुक में ये सारी बातें, उनकी एक्सप्लॉयटेशंस को बताया ब्रिटिशर्स के। अनदर इम्पॉर्टेंट इफेक्ट वाज द फ्रिक्वेंट आउटब्रेक ऑफ फेमाइंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत कंट्री के अलग अलग पार्ट में फेमाइन आ गई, भुखमरी आ गई, और फेमाइंस की वजह से बहुत लोगों की जान गई, बहुत सारे बेचारे इंडियंस का डेथ हुआ। जेम्स मिल, हंटर, इन सब ने क्रिटिसाइज़ किया इसको। ये सारी चीज़ें तो हमने आगे भी पढ़ रखी है ना शायद, तो वही सारी बातें हैं। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटी। अब कॉलोनियल सिस्टम में फॉरेस्ट को, जंगलों को लेके कैसे क्या पॉलिसीज़ बनाया करते थे ब्रिटिशर्स, उसको डिस्कस करते हैं। अब अगर बात की जाए एंशियंट इंडिया में, पुराने टाइम पे इंडिया में कैसे फॉरेस्ट को ट्रीट किया जाता था, फॉरेस्ट को बचाया जाता था, तो उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले कुछ पेड़ों को बहुत पवित्र माना जाता था और उनको कभी काटा नहीं जाता था, इसी वजह से, क्योंकि वो पवित्रता का प्रतीक होते थे। और जंगल के कुछ एरियाज़ को तो ये भी कहा जाता था कि वो देवराज्य हैं, भगवान का साम्राज्य है, भगवान का किंगडम है, ऐसा ट्रीट किया जाता था। और इसी वजह से जो पुराने पेड़ हो जाते थे, पुरानी पत्तियां, मतलब मुरझाए हुए पेड़ पत्तियों को भी उन एरिया से हटाया नहीं जाता था। तो ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड, अगर मुग़ल पीरियड की उसके बाद बात करें तो क्या होता है, उस टाइम पे भी फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाता था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, खेती के लिए जंगलों को साफ़ करके वहाँ पे खेती की जाती थी। रूलर्स उतना ध्यान नहीं देते थे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने में, बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, और ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट मैनेजमेंट नहीं हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उस टाइम से फॉरेस्ट को अच्छे से मैनेज करना, प्रिजर्व करना फॉरेस्ट के चीज़ों को, वो सब स्टार्ट होता है ब्रिटिश रूल के टाइम से। तो इनिशियली अगर बात की जाए तो जो जंगल हुआ करता था, फॉरेस्ट बिलोंग करता था लोकल जो रूलर्स हुआ करते थे, या ज़मींदार हो गए, लोकल मुखिया लोग हो गए गांव के, वो लोग फॉरेस्ट का पूरा कंट्रोल देखते थे, फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का काम करते थे। और जो लोकल पीपल होते थे, गांव के लोकल लोग होते थे, उनको कोई भी उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं था, रुकावट नहीं थी, और वो फॉरेस्ट को अपने यूज़ के लिए जैसे चाहे जंगल के लकड़ियों को, फ्रूट्स को, हर चीज़ को यूज़ कर सकते थे। लेकिन बाद में जैसे लकड़ियों का, टिम्बर्स का, अलग अलग तरीके के पेड़ों का डिमांड बढ़ता है मार्केट में, तो ब्रिटिश अथॉरिटी रियलाइज़ करती है कि इंडिया के जो जंगल है, फॉरेस्ट है, उनके लिए कितना हेल्पफुल बन सकते हैं, उनकी रेवेन्यू जनरेशन में उनको इनकम मिल सकती है जंगलों से लकड़ियों को बेच के। तो उस टाइम पे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1807 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली बार रॉयल्टी राइट फॉर टीक वुड्स को लाया, क्लेम किया। 1807 में ये रॉयल्टी राइट फॉर टीक वुड क्या था? टीक एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ियों को काटने का पावर दे दिया गया फॉरेस्ट के कंजर्वेटर को, जो भी जंगल को कंजर्व करने का काम करेगा, जो उसका हेड होगा, ब्रिटिश अथॉरिटी की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा, वो क्या करता था, टीक के पेड़ों की लकड़ियों को काट के उसको मार्केट में सेल करने का, ये सब का पावर उनको अथॉरिटी मिल चुकी थी। फिर बाद में क्या होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे ब्लर हो सकती हैं आपको, लेकिन मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। द बिगिनिंग ऑफ सिस्टमैटिक फॉरेस्ट पॉलिसी स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड डलहौजी। जंगलों को लेके सिस्टमैटिक तरीके से पॉलिसी बनाने की शुरुआत कब हुई? लॉर्ड डलहौजी के टाइम से। एक लॉर्ड थे, लॉर्ड डलहौजी इशू करते हैं एक मेमोरेंडम 1855 में जंगलों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेके लॉर्ड डलहौजी एक मेमोरेंडम लेके आए, जिसमें उन्होंने कहा, और इस मेमोरेंडम का नाम था चार्टर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट।
इंडियन जंगलों का कैरेक्टर था। ही सजेस्टेड दैट टीक टिम्बर शुड बी रिमेन्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी एंड इट्स ट्रेड शुड स्ट्रिक्टली बी रेगुलेटेड। मतलब कि जो टीक की लकड़ियां हैं, टीक पेड़ की जो लकड़ियां हैं, वो सारी स्टेट की प्रॉपर्टी होगी, सरकार उसको कंट्रोल करेगा, सब कुछ रेगुलेट करेगा। फिर बाद में 1856 में डिट्रिक ब्रांडिस एक करके पर्सन आते हैं, डिट्रिक ब्रांडिस, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट भी थे। वो बताते हैं कुछ पॉलिसी फॉरेस्ट को लेके आते हैं। वो फर्स्ट इंस्पेक्टर बनते हैं, फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल इनको अपॉइंट किया जाता है ब्रिटिश अथॉरिटी के थ्रू। देन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाज ऑर्गेनाइज एंड फर्स्ट एक्ट वाज इनेक्टेड अंडर हिज गाइडेंस। और डिट्रिच ब्रांडिस के अंडर में ही पहला एक्ट इनेक्ट किया जाता है, जंगलों को लेके, फॉरेस्ट को लेके एक एक्ट लाया जाता है। Brandis then made an inventory of tree in India and classified them. The first act for the regulation was passed in 1865. पहला एक्ट ब्रांडिस के थ्रू कब पास किया जाता है? 1865 में एक एक्ट पास किया जाता है। इस एक्ट के थ्रू सरकार को पावर मिल गई कि वो लैंड कवर्ड विथ ट्रीज़ एंड ब्रश वुड और गवर्नमेंट फॉरेस्ट को, मतलब जहाँ पे जंगल हैं, जो ज़मीन पेड़ों से कवर है, उन सब एरियाज़ को सरकार अब कंट्रोल कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग रूल कर सकती है और मैनेज कर सकती है वहाँ पे। एक्ट वाज एप्लीकेबल ओनली टू द फॉरेस्ट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, डिड नॉट कवर द प्राइवेट फॉरेस्ट। और इस एक्ट में लेकिन बस सरकार के अंडर में जो फॉरेस्ट एरियाज़ आते थे उन्हीं को इंक्लूड किया गया था। सरकार बस उन्हीं को कंट्रोल कर सकती थी, प्राइवेट फॉरेस्ट को नहीं। जो प्राइवेट लोगों के जंगल, मतलब अगर किसी ने उसको ओन करके रखा है तो उस एरिया को वहाँ पे वो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। द एक्ट ऑफ 1865 वॉज रिप्लेस बाई मोर कॉम्प्रीहेंसिव। अब ये जो डिट्रिच ब्रांडिस ने 65 का एक्ट लाया, उसके बाद एक और एक्ट आता है 1878 का एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। ये सेकंड स्टेप था एक्सटेंशन फॉरेस्ट को लेके। दूसरा स्टेप उठाया ब्रिटिशर्स ने। अकॉर्डिंगली फॉरेस्ट को, अब फॉरेस्ट के साथ कुछ चीज़ें की गई। फॉरेस्ट को डिवाइड कर दिया गया दो एरियाज़ में, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। 3 कैटेगरीज में जंगलों को बांट दिया गया, रिजर्व और प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। ये क्या था, बहुत से रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए लोगों के ऊपर कि जंगलों की ज़मीनें अब वो अपने अकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट जो है, वहाँ पे लोग, अब लोकल पीपल जो पहले बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जा सकते थे, उनको अलाउड नहीं रहेगा, वो वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते बिना परमिशन के। इस एक्ट ने ये भी पावर दी गवर्नमेंट को कि वो कोई भी ड्यूटी, कितना भी टैक्स लगा सकते हैं लकड़ियों पे जो ब्रिटिश इंडिया के एरिया में प्रोड्यूस होगी, और ब्रॉड फ्रॉम एनी प्लेस। दस एक्ट इनकरेज द अथॉरिटी टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेस्ट। इसीलिए कहा जाता है कि इस एक्ट की वजह से ब्रिटिशर्स को जंगलों से रेवेन्यू आने के लिए पावर मिल गई, रेवेन्यू अर्न करने की पावर मिल गई। फॉर द ब्रिटिश द फॉरेस्ट वर द ट्रेजर ग्रोव्स। अंग्रेज़ों के लिए अगर बात की जाए तो ये जो जंगल थे वो एक खजाने की तरह काम करने लगे, क्योंकि अब वो एक ही एग्जीक्यूटिव पेन में लोगों के हित में हम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा लोगों के लिए जंगल बचा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें रख के वो बस एक साइन करके अपने पेन से जंगल पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ के कंट्रोल कर लिया करते थे, अपने अंडर में कर लेते थे। द गार्जियंस ऑफ द फॉरेस्ट देन सेट आउट टू एक्सप्लॉइटेड नेचुरल वेल्थ। जो फॉरेस्ट के लोग थे वो वहाँ के नेचुरल वेल्थ को अब अपने पास नहीं रख सकते थे, अब जो उसका ओनर बनता था ब्रिटिश अथॉरिटी, वो उसको कंट्रोल में रखते थे। द फॉरेस्ट बिगिन टू बी फेल्ड एंड द टिम्बर हॉल टू डिस्टेंस मार्केट। पेड़ों को अब काट के बहुत मार्केट्स में बेचा जाने लगा, जंगलों को काटा जाने लगा। तो इस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट पे पूरा कंट्रोल कर लिया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 रेडिकली चेंज द नेचर ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी। अब मतलब ये जो जंगल हुआ करते थे पहले कॉमन प्रॉपर्टी था, मतलब लोकल लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते थे फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को, लेकिन अब इसको इस एक्ट के थ्रू स्टेट प्रॉपर्टी बना दी गई, मतलब सरकार के कंट्रोल में रहेगा। इस वजह से कॉलोनियल ब्रिटिश गवर्नमेंट्स ने क्या किया, बहुत सारे जंगलों को अपने रिजर्व्ड फॉरेस्ट के में ले आए, क्योंकि उनको ज़्यादा रेवेन्यू कमाना था। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था एक्ट ऑफ 1894। फिर एक और एक्ट आता है 1878 के बाद, एक और एक्ट आया 1894 का एक्ट। इस एक्ट के थ्रू काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ द यूजर्स इन द फॉरेस्ट, कि मतलब जो लोग हैं उनके जो अधिकार हुआ करते थे, उनकी जो सुविधाएं उनको मिलती थी जंगलों से, उन सब पे रोक लगा दिया गया।
फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को ये अलाउ कर दिया गया कि वो वहाँ पे जा सकते हैं अपनी जो लोकल लोग हैं उनकी अथॉरिटी को रोकने के लिए। ट्राइबल राइट्स जो है जंगलों को, उसको भी वो रेगुलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं अब वो जो जंगल में ट्राइबल लोग रहा करते थे उनके भी अधिकारों को छीन लिए थे, उसका भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए थे। तो इस वजह से अब ट्राइबल लोग तो गुस्सा होंगे ही। देयर इज़ नो सच फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1894, लैंड एक्विजिशन एक्ट 94 इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1894। लैंड एक्विजिशन एक्ट ऑफ 1894 को ही फॉरेस्ट एक्ट भी कहा जाता है। इसके थ्रू क्या किया गया कि एक्विजिशन पब्लिक पर्पस बाय गवर्नमेंट एजेंसी, मतलब कि सरकार के पब्लिक पर्पस के लिए, लोगों के जनहित के लिए सरकार जो है वो फॉरेस्ट को अपने अंडर में, किसी फॉरेस्ट की ज़मीन को अपने कंट्रोल में ले सकती है, किसी लैंड को अपने अंडर में इंक्लूड कर सकती है। अदर पेइंग गवर्नमेंट फिक्स कवर लॉसेस फॉर सरेंडरिंग द लैंड। पब्लिक पर्पस मीन एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर मान लो सरकार ऐसा कहती थी कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है, लोगों को घर प्रोवाइड करना है, गरीब लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, हॉस्पिटल बनवाने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करने का अधिकार ये भी मिल गया था सरकार को। बट द लॉ डिड नॉट क्लियरली एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड ऑल्सो केम अंडर दिस। इस एक्ट के थ्रू जो जंगलों की ज़मीनें हुआ करती थी वो सब भी आ गई थी। मतलब अब जंगलों की ज़मीनों पे भी सरकार का कंट्रोल होगा। इसीलिए जब गवर्नमेंट को जब भी ज़रूरत पड़ती थी, पब्लिक पर्पस का नाम लेके वो फॉरेस्ट को रेगुलेट कर लिया करते थे, उसको काट दिया करते थे वहाँ के पेड़ों को, और अपने हिसाब से वहाँ पे काम किया करते थे। इम्पैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज़। अब लोकल कम्युनिटीज़ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू जो रेस्ट्रिक्शंस इतने सारे जंगलों पे लगाए गए, तो उसके वजह से फॉरेस्ट जंगल में रहने वाले लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल वर देन रिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। जो लोग पहले जंगलों में रहा करते थे, वहाँ पे पेड़ों की पूजा भी किया करते थे, वो सब भी वो बंद हो गई। अब वो उनको जाना अलाउड नहीं था। रूरल पीपल को उनके ट्रेडिशनल अधिकार, जो पुराने अधिकार थे कि वो जंगलों से लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे, अपने जानवरों को वहाँ पे चारा खिलाने ले जाया करते थे, वो सारे उनके राइट्स को डिनाई कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट वर नाउ एलियंस एंड इंट्रूडर्स। अब जो जंगल के लोग थे उस अपने ही जंगल में उनको एलियन की तरह ट्रीट करने लगी सरकार, उनको निकाल देती थी और अपनी प्रॉपर्टी सरकार उसको बना चुकी थी। इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन्स और प्रिस्क्राइब, मतलब और जो लोग जंगलों में बिना गवर्नमेंट के परमिशन के जाया करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था या उन पे फ़ाइन लगाया जाता था। ब्रिटिश अथॉरिटी ने पूरी तरीके से रूरल पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर लिया था इस तरीके से, जिसके वजह से रूरल पीपल जो थे और थोड़ा बैकवर्ड हो जाते हैं ब्रिटिश अथॉरिटी की इस फॉरेस्ट रेगुलेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन की वजह से। लोकल पॉपुलेशन अंडरटुक डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस तरीके को, इस मेथड को विरोध करने के लिए लोकल लोग बहुत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स को रखने के लिए, रिवॉल्ट भी कर देते हैं कई बार, लेकिन ब्रिटिश अथॉरिटी उनको दबा देती थी, सप्रेस कर देती थी अलग अलग तरीक़ों से, अपने आर्मी से, अपने पुलिस से, और जिसके वजह से रूरल पीपल्स को फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। समटाइम्स इन दिस रेजिस्टेंस रूरल पीपल गॉट द सपोर्ट ऑफ अर्बन इंटेलेक्चुअल एंड सोशल रिफॉर्म। कभी कभी रूरल लोग जो थे इस विरोध में उनको सपोर्ट मिलता था शहर के अर्बन लोगों के, अर्बन पढ़े लिखे लोगों का या सोशल रिफॉर्मर्स के, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स के आगे उनको सप्रेस कर दिया जाता था। तो बस ये लास्ट टॉपिक था हमारे चैप्टर का। यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।